हेलो स्टूडेंट। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और एक बार पुनः क्लास 10th के साइंस में रसायन विज्ञान पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर को आज डिस्कस करना है। और उसमें थोड़ी सी जो हम लोग पीछे का छोड़ चुके हैं उसको भी थोड़ा सा उसमें कवर कर लेना है। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। स्टार्ट करने से पहले इस सेशन को जो लोग भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और अधिक से अधिक मात्रा में आप लोग शेयर कीजिए ताकि इस छोटे से फैमिली को हम बहुत बड़ा फैमिली में कन्वर्ट कर सकें। तो चलिए ठीक है, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कार्बनिक यौगिकों का हमें क्या करना है, वर्गीकरण पहले करना है। ठीक है, चलिए कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करने से पहले हम कुछ बेस चीज उसमें का जान जाते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का जो वर्गीकरण होता है वह दो तरीके से होता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कार्बनिक यौगिकों का जो वर्गीकरण होता है वह कई तरीके से होता है, तो दो तरीके से होता है। ठीक है, एक श्रृंखला के आधार पर और एक क्रियात्मक समूह के आधार पर, यानी कि प्रकृति बोली जाती है। तो चलिए ठीक है, हम लोग पहले लिख देते हैं श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर। पहला, ये दो तरीके से देखी जाती है, श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर। और जो दूसरा पॉइंट हमारा बनता है वो होता है क्रियात्मक समूह के आधार पर। ठीक है, ये पॉइंट बहुत बढ़िया चीज है। तो श्रृंखला के आधार पर और एक क्रियात्मक समूह के आधार पर। तो इसमें से हम लोग पहले श्रृंखला के आधार पर देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, क्रियात्मक समूह के आधार पर। ठीक है, श्रृंखला के आधार पर और क्रियात्मक समूह के आधार पर। दूसरी चीज, हम लोग श्रृंखला के आधार पर इसको भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक विवृत श्रृंखला यौगिक होता है, इसको हम लोग पहला बोलते हैं क्या, विवृत श्रृंखला यौगिक या एलिफैटिक यौगिक। एलिफैटिक यौगिक इसे बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा, इसी में का दूसरा होता है, क्या बोलते हैं, संवृत श्रृंखला यौगिक या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक। ठीक है, ऐसे कर कर हमारे पास ये दो तरीके का हमारे पास बना हुआ है। फिर मैं बता रहा हूं, हम लोग श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर और क्रियात्मक समूह के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। वर्गीकरण करने के बाद ये हम लोग देखेंगे कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, विवृत श्रृंखला यौगिक या एलिफैटिक यौगिक, और ये संवृत श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज विवृत श्रृंखला यौगिक या खुली एलिफैटिक यौगिक। चलिए तो हम लोग हेडिंग डालते हैं, विवृत श्रृंखला यौगिक या एलिफैटिक यौगिक। ठीक है, इस पे हम लोग देखते हैं पहला पार्ट, विवृत श्रृंखला यौगिक या एलिफैटिक यौगिक। हम लोगों ने श्रृंखलन के आधार पर दो तरीके का हम लोगों ने पढ़ा था। एक बार मैं रिवाइज मार रहा हूं, श्रृंखलन के आधार पर दो तरीके का, जिसमें से जैसे हम पॉइंटली लेकर नहीं चलेंगे। श्रृंखलन को जब हम लोगों ने पढ़ा था दो तरीके से पढ़ा था। क्या, एक हम लोगों ने खुला पढ़ा था यानी कि खुली, और एक हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या है, बंद। खुली का मतलब हम लोगों ने यह पढ़ा था कि आकृति कितना हो, बड़ा हो जाए छोटा हो जाए, लेकिन कार्बन और कार्बन के मध्य बनने वाली आकृति के अनुसार ये बंद आकृति का निर्माण नहीं होगा। और बंद का मतलब ये कार्बन आपस में मिलकर क्या करेंगे,
उसको एक ऐसी आकृति का निर्माण करेंगे जो बंद, यानी कि बंद आकृति का निर्माण होता हो। ठीक है, तो हम लोग आज इसको देखेंगे, विवृत श्रृंखला यौगिक या एलिफैटिक यौगिक। देखिए सबसे बड़ी बात, जितने भी एल्केन होते हैं, एल्कीन होती हैं और एल्काइन होती हैं, इन तीन सीरीज में जितने भी यौगिक पाए जाते हैं सब क्या होते हैं, विवृत श्रृंखला यौगिक या एलिफैटिक यौगिक होते हैं। जितने भी एल्केन होंगे, मैं एक बार और रिपीट मार रहा हूं, जितने भी एल्केन होंगे, एल्कीन होंगे, एल्काइन होंगे, वो सब हमारे क्या होंगे, विवृत श्रृंखला यौगिक होंगे या एलिफैटिक यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, ये याद रखना है। एलिफैटिक यौगिक कब होगा या विवृत श्रृंखला यौगिक कब होगा, जब ऐसी आकृति जैसे एल्केन वाले जितने भी हमारे कंपाउंड्स हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, एल्किन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए या एल्काइन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, तो वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, विवृत श्रृंखला यौगिक या एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसकी थोड़ा सा डिफिनीशन लिख लेते हैं। डिफिनीशन में क्या लिखेंगे कि सभी परमाणु, यानी कि इसमें जो यूज होगा उसके अनुसार हमें चलना है, कि इसमें जो भी हम कार्बन यूज करते हैं या हाइड्रोजन यूज करते हैं उससे संबंधित, तो परिभाषा क्या लिखेंगे, सभी परमाणु, सभी परमाणु खुली श्रृंखला में, क्या, खुली श्रृंखला में सीधे या शाखा युक्त, सीधे या शाखा युक्त, शाखा युक्त रूप में व्यवस्थित होते हैं, रूप में व्यवस्थित होते हैं, विवृत श्रृंखला या एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं, या एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है। हाँ, एक चीज, सभी परमाणु खुली श्रृंखला में सीधे या शाखायुक्त रूप में व्यवस्थित होते हैं, विवृत श्रृंखला या एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे हम सिंपल सी बात करते हैं एल्केन का या एलिफैटिक का। ठीक है, अब दूसरी चीज, जो हम लोगों ने एलिफैटिक शब्द यूज किया है वो आया कहां से, तो एलिफर से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है वसा या चर्बी। दूसरी चीज, जो यह एलिफैटिक आया हुआ है, जो हम लोगों ने एलिफैटिक यूज किया है, वह किससे बना है, तो एलिफर से बना है। किससे बना है, एलिफर से। फिर मैं कह रहा हूं एलिफैटिक यानी कि यौगिक जो है वह किससे बना है, तो एलिफर से। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा, चर्बी या वसा होगा। क्या होगा, चर्बी या वसा होगा। ये चीज पॉइंट, ये पॉइंट वाली चीजें होती हैं। और इसे सर्वप्रथम किसने देखा था, किसने ज्ञात किया था, हाफमैन ने। किससे, तो हाफमैन ने। किसने देखा था, हाफमैन ने। ठीक है, किसने देखा था, हाफमैन ने। अब इसमें हम कुछ कंपाउंड्स को हम लोग देखेंगे, कंपाउंड्स हमारे कौन हैं, कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं, कौन से कंपाउंड्स को हम यूज करें तो हम समझ पाएंगे। दूसरी चीज, हम बिना अभी किसी का नाम लिए, हम इसमें इसको मैं अब इरेज करता हूं, बिना किसी का नाम लिए कुछ कंपाउंड्स को हम लोग देखते हैं। जैसे खुली श्रृंखला ही जब हमें बनानी है, बंद श्रृंखला का निर्माण, यानी कि सीधे बोल रहा है कि सभी परमाणु या तो खुली श्रृंखला बनाए या सीधे जुड़ जाए आपस में, या शाखायुक्त हो जाए, लंबी श्रृंखला बना दे। अब देखो, जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये कार्बन को ऐसे हम लोग जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ते हैं, और निरंतर यहां तक जोड़ते रहेंगे। कहीं भी कई कार्बन आपस में मिलकर एक बंद आकृति का, जैसे आप लोग ये ब्लैक बोर्ड देख रहे हो, तो ब्लैक बोर्ड में इस कोने पे कार्बन हो जाए, 21 कोने पे कार्बन हो जाए, 21 कोने पे कार्बन हो जाए, 21 कोने पे कार्बन हो जाए, तो हम इनको चाहे तो प्रत्येक कार्बन को एक दूसरे से एक बॉन्ड के जरिए जोड़ सकते हैं।
तो जब जोड़ देंगे एक बॉन्ड के जरिए जुड़ेगा तो एक बंधाकृति का निर्माण हो जाएगा। इससे हम बंधाकृति का निर्माण नहीं कर रहे हैं, या हम चाहें तो ऐसे जोड़ते जा रहे हैं और किसी के मन में आके चलो सर इसके नीचे कर देते हैं, तो नीचे आने से कोई मतलब नहीं है, कहीं भी बंधाकृति का निर्माण नहीं हो रहा है। अगर बंधाकृति का निर्माण होता तब तो समृद्ध हो जाता है। तब विवृत श्रृंखला यौगिक किसे कहते हैं, जिसमें हम लोग यह देखते हैं कि श्रृंखला युक्त कितना हो बड़ा बन जाए लेकिन वो बंधाकृति का। जैसे अब सपोज करो कि हमें ब्यूटेन बनाना है, पहला किसका यूज करना है, ब्यूटेन का, ठीक है। तब ब्यूटेन आसान होता है, तो ब्यूटेन को हम कैसे समझेंगे, देखो ब्यूटेन का मतलब ये हो गया कि C4H10 होता है। क्या होता है, C4H10। सिंपल सी बात, क्योंकि एल्केन जो होता है, एल्केन का जो सूत्र होता है वह होता है CnH2n+2 और N क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या है। N क्या है, तो कार्बन परमाणु की संख्या है। अब इनकी संरचना अगर हम बनाते हैं तो सिंपल सी बात है, संरचना कैसे बनेगी, बहुत ही सिंपल बात है। कैसे, 4 कार्बन है, इसको हम लोग पहले से देख लिया है। चारों कार्बन को ऐसे व्यवस्थित कर दो, चारों कार्बन को ऐसे व्यवस्थित करो, एक दूसरे के पास में लिखो, और कितने हाइड्रोजन है, 10। तो अब हमें प्रत्येक हाइड्रोजन को प्रत्येक कार्बनों से तो जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ इनको व्यवस्थित रूप से बांटा जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन है, ये हो गया पहला H, इसको भी दे दो एक H, और इसको भी एक और H दे दो, 3 H से जुड़ गया। अगर हम चौथा H देते हैं तो 5वां कार्बन से हमारा बॉन्ड नहीं बन पाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका चौथा बॉन्ड हम किससे जोड़ देंगे, कार्बन से। क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, 4 ही वैलेंसी वो रिप्रेजेंट करता है, कौन, कार्बन। अब यहाँ पे क्या होगा, H, यहाँ भी होगा H। अब देखो इसका 3 हो गया तो चौथा इस कार्बन, यानी कि अब निरंतर इसी प्रकार हमारा बनता रहेगा और प्रत्येक कार्बन के बीच में हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे 4 बॉन्ड रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ देखो कहीं भी बंध आकृति का निर्माण हुआ नहीं हुआ, ठीक है। ये तो मान लेते हैं कि एल्केन का सीरीज हो गया। एक हम लोग ब्यूटीन का लेते हैं, ठीक है। हम किसका लेते हैं, तो ब्यूटीन का ले लेते हैं। ब्यूटीन का सूत्र क्या होगा, तो इसका होगा C6C4H8 होगा, क्योंकि ब्यूटीन का मतलब होता है कार्बन का 2 गुना, एल्केन का मतलब होता है कार्बन के 2 गुने में 2 अधिक हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे सिंपल सी बात, 4 कार्बन को जैसे हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं वैसे व्यवस्थित करो 4 कार्बन को, कोई रूल चेंजिंग नहीं है। इसमें भी हम लोगों ने देखा 4 कार्बन को अलग अलग हम लोगों ने व्यवस्थित किया, इसमें भी 4 कार्बनों को हम लोग अलग अलग व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करने के बाद इसमें हमारे पास हाइड्रोजनों की संख्या कितनी थी, 10 थी। इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8 है। अब इन 8 को ही हमको इसमें क्या करना है, बांटना है। कैसे बांटेंगे ये ध्यान में रखना है। देखो सबसे पहला काम, अगर यहां पर और यहां पे ऐसे कर 4 कार्बन है, तो हम अगर एक को यहां 3 देते हैं, ध्यान से देखना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 कार्बन दे देंगे। तो अगर हम इसको 3 कार्बन देते हैं तो चौथा ये इससे सिंगल बॉन्ड करेगा, सिवरे सिंगल बॉन्ड करेगा। अब यदि अब ब्यूटीन है तो ब्यूटीन का मतलब कि सिंपल सी बात हो गई कि ये एल्कीन का हो गया, ठीक है। किसका हो गया, एल्कीन का। और एल्कीन में हम लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं 2 बॉन्ड आ जाता है, 2 कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं 2 बॉन्ड। जैसे हम लोग असंतृप्त और संतृप्त पढ़े, संतृप्त में हम लोगों ने पढ़ा कि जिसमें केवल एल्केन आता है, जिससे केवल सिंगल बॉन्ड बनता है, और एल्कीन और एल्काइन एक में डबल आता है, एक में ट्रिपल आता है। तो अगर नहीं आता है समझ में तो पहले व्यवस्थित करो। अब हम क्या करते हैं, अगर इसको 2 दे दें, इसको भी 2 दे दिया जाए तो 4 इसका कंप्लीट हो गया, 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, तो देखो इसका भी अब कितने कार्बन हम लोगों ने यूज कर लिया, हमारे पास तो 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हम लोगों ने यूज किया। चलो इसका हमने कंप्लीट किया। अगर इसको हम दे भी देते हैं हाइड्रोजन, तो हमारा ये जो कार्बन है लास्ट वाला, उसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती है। चलो ठीक है, नहीं होती है तो अच्छी बात है। अब क्या करना है, सिंपल, एक हाइड्रोजन को यहां से हटाओ, तब प्रॉब्लम हो जाती है भाई, यहां हमारा फंस जाता है भाई, यहां बॉन्ड कंप्लीट हुआ नहीं, ये भी अधूरा। तो एक एच हमारे पास अभी शेष बच रहा है। क्या हो रहा है, एक एच हमारे पास शेष बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहां पे डबल बॉन्ड लगाते हो, यदि यहां पे डबल बॉन्ड लगाते हो, ठीक है, हम लोगों ने यूज कितना किया, 1 2 3 4 5 6 7। अब जब यहां पे डबल बॉन्ड हो गया तो फिर यहां से एक एच हमको हटाना पड़ेगा,
क्योंकि 2 3 4 5, अब 5 चूंकि हमें लेना नहीं है तो एक H को यहां से भी हटा दो। अब देखो इस कार्बन का भी 4 वैलेंसी, इस कार्बन के भी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गए। फिर हाइड्रोजन को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, बचा कितना 2। तो देखो ये कार्बन भी हमारा कंप्लीट है, ये कार्बन हमारा कंप्लीट है, ये कार्बन हमारा कंप्लीट है, बचा एक कार्बन। हमारे पास से सभी 2 हाइड्रोजन है, एक इसको हाइड्रोजन दे दो, इसको नीचे से भी एक हाइड्रोजन दे दो, देखो कंप्लीट हो गया। तो ये हमारी कौन सी श्रृंखला है? विवृत श्रृंखला। देखो कहीं भी कार्बन और कार्बन आपस में मिलकर कभी बंद श्रृंखला का निर्माण नहीं कर रहे हैं। जब बंद श्रृंखला का निर्माण करेंगे तब हमको ये समझ में आना चाहिए कि चलो यहाँ पे जो आकृति बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है, यानी कि खुली श्रृंखला नहीं है, ये बंद श्रृंखला है। लेकिन यहाँ तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये कौन सी श्रृंखला बन रही है? बंद श्रृंखला, क्योंकि आपस में कहीं भी कार्बन एक दूसरे से जुटकर और बंद आकृति का निर्माण नहीं कर रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो कि विवृत श्रृंखला किसे कहते हैं, यानी कि सभी परमाणु खुली श्रृंखला में सीधे या शाखायुक्त रूप में व्यवस्थित होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विवृत श्रृंखला या एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग ज्यादातर मात्रा में एग्जाम्पल तौर हो या जैसे भी हो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों का सबसे ज्यादा हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, हाँ अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं प्रोपाइन का। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं प्रोपाइन। प्रोपाइन का सूत्र क्या होगा? C3 और H 3 दूना 6, उसमें से 2 माइनस कर देना है तो C3H4 होगा। ठीक है, इसको व्यवस्थित करना है। चलो हमारे पास 3 कार्बन, जैसे हम लोगों ने इसमें 4 कार्बनों को व्यवस्थित किया, वैसे ठीक इसमें 3 कार्बन को व्यवस्थित करो, 1 2 3। क्लियर? 1 2 3। अब क्या करेंगे? हमारे पास केवल 4 हाइड्रोजन है। चलो ठीक है, यदि हम इसको 3 हाइड्रोजन देते हैं ऐसे कर कर, ध्यान से देखना, अगर इस वाले कार्बन को 3 हाइड्रोजन दिया जाए तो चौथा तो इससे कंप्लीट कर लिया। अब इसको कोई कमी नहीं है, हमारे पास बचा कितना? 1 हाइड्रोजन। एक बॉन्ड इसका हो चुका है, एक ही हाइड्रोजन है, अगर हम इसको दे भी देते हैं तो ना इसका कंप्लीट होगा ना इसका कंप्लीट होगा। तो चलो छोड़ो, यानी कि ये आइडिया हमारा ठीक नहीं है, ऐसे हम लोग व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। कोई और रूल देखते हैं। अब यदि हम पहले को 3 दे दिए, अगर इसी को हम 2 दे दें तो क्या यह पॉसिबल है? तो चलो ठीक है, तो इसको 2 बंद करना पड़ेगा, तब नहीं इसका 4 होगा, तो इसका तो 2 हो गया ऑलरेडी, हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन है। अब इसका यदि हम करते हैं और 2 हाइड्रोजन बचा हुआ तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यूज क्या किया? प्रोपाइन। क्या लिया है? प्रोपाइन, जिसमें एक इन आता है तो 2 बंद होगा, एन आता है तो एकल बंद होगा, और आइन आता है तो ट्रिपल बंद होगा। तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं इन कार्बनों के बीच में ट्रिपल बंड लाना ही पड़ेगा। तो देखो कैसे आएगा, हम लोग जैसे यूज किए थे 3 कार्बन को, यानी कि हम लोगों ने क्या किया, यहां इसको H हम दिए थे, H दे देते हैं, और ऐसे एक कार्बन, अब यहाँ पे कार्बन। अब इसको यदि हम 4 पूरा करना हो तो निश्चित है कि इसको हम 3 देंगे। देखो 3 1 4 3, एक हाइड्रोजन हमारे पास शेष है, इसको दे दो तो हमारा प्रोपाइन की भी संरचना बन गई, लेकिन देखना ये बंद आकृति का निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, तो आप इसे नोट करो, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी तक जो हम लोगों ने देखा इसमें पुनः देखेंगे। समृद्ध श्रृंखला यौगिक या चक्र यौगिक। चक्र का मतलब हम लोग समझ ही गए होंगे कि एक बंद आकृति, उसी को हम लोग बोलते हैं समृद्ध श्रृंखला। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। विकार्बनिक यौगिक, ठीक है, जिनमें कार्बन परमाणु, ये ध्यान देना है, जिनमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से, यानी कि जितने भी कार्बन परमाणु हम लोग यूज करेंगे वह एक दूसरे से क्या करते हो? तो बंद श्रृंखला का निर्माण करते हो। फिर मैं बोल रहा हूं, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से बंद श्रृंखला का निर्माण करते हो, या ये भी पॉइंट वाली याद करने वाली देखने वाली चीजें, चक्र के रूप में व्यवस्थित होते हैं। किस रूप में? चक्र के रूप में। तो ये समृद्ध श्रृंखला या चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक एरोमेटिक होता है, एक एलिसाइक्लिक होता है। एक एरोमेटिक होता है, एक एलिसाइक्लिक
कौन होता है? समृद्ध श्रृंखला। दो तरीके से होता है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। तो हम लोगों ने देख लिया कि बंद आकृति का निर्माण करता हो। अब सपोज करो कि ऐसे एक सर्किल है, इस सर्किल पे कार्बन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, या इस तरीके की आकृति बनती, तो देखो बंद आकृति है। एक मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, देखो ये भी एक बंद श्रृंखला है। तो ऐसे हमारा एक बंद श्रृंखला, ये तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वैसे जैसे ले लिया मैंने, इसी का किसी का नाम नहीं लिया कि किसका नाम हम ले रहे हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं? देखो सबसे आसान, इन यौगिकों में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। चलो ठीक, एक विशेष प्रकार की गंध होती है, इससे भी हम लोग पहचान सकते हैं। दूसरी चीज, एरोमेटिक जो शब्द होता है वह अंग्रेजी के एरोमा नामक, एरोमा शब्द से बना है। एरोमेटिक अंग्रेजी के एरोमा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट गंध, या विशेष गंध भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्या? विशिष्ट गंध या विशेष गंध, ऐसे। दूसरी चीज, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो केकुले ने किया। किसने किया? केकुले ने, केकुले साइंटिस्ट ने किया। और ये किसके व्युत्पन्न है? तो बेंजीन के व्युत्पन्न है। किसके व्युत्पन्न है? बेंजीन के। और इसका जो मूल सदस्य होता है वो कौन होता है? तो बेंजीन होता है। फिर मैं बता रहा हूं, एरोमेटिक यौगिक, इन यौगिकों में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। एरोमेटिक शब्द किससे लिया गया? एरोमा से लिया गया, और जिसका अर्थ होता है क्या? विशिष्ट गंध होता है या विशेष गंध होता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो केकुले ने किया, ठीक है। बेंजीन का व्युत्पन्न होता है, या किसके व्युत्पन्न होते हैं? बेंजीन के। इनका मूल अर्थ होता है क्या? बेंजीन। ये दो प्रकार के होते हैं, एक समचक्रीय होता है और एक विषम चक्रीय होता है। एक समचक्रीय, एक विषम चक्रीय, एक समचक्रीय, एक विषम चक्रीय, याद रखना, एक समचक्रीय, एक विषम चक्रीय। दूसरी चीज, जब इन को देखने के बाद जब हम इसकी गणना करते हैं तो सम्मिश्र होता है बराबर, अभिसम्मित होता है कि जो बराबर न हो। ठीक, एक चीज और हम जानते हैं, जो हम लोगों ने अभी हाइड्रोकार्बन देखा है, इसके बीच में मैं लिख रहा हूं, ठीक है। क्या हम लोगों ने देखा था? हाइड्रोकार्बन, मैं लिख रहा हूं हाइड्रोकार्बन किससे बनता है? बोलो। तो यह बनता है केवल कार्बन प्लस हाइड्रोजन से, कार्बन प्लस हाइड्रोजन से। अब सेम कंडीशन समचक्री में यही होगा। समचक्री का मतलब यह हुआ कि इसमें जो यौगिक हम लोग तैयार करेंगे या जो यौगिक होगा वह केवल किससे बना हो? या तो कार्बन और प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बना हो, दूसरा कोई इसमें एलिमेंट यूज ना हुआ। तो ठीक उल्टा हम इसमें जाएंगे तो कार्बन भी यूज होगा प्लस हाइड्रोजन भी होगा, और इसके अतिरिक्त कोई अन्य, जैसे मान लो कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में? इस कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त, कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त, कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अगर इनमें से कोई एक यूज होता है, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त इनमें से कोई एक यूज होता है तो ऑर्गेनिक तो होगा, कार्बनिक यौगिक तो होगा, लेकिन वो किस प्रकार का होगा? तो विषम चक्रीय होगा। और यदि केवल कार्बन और हाइड्रोजन यूज होता है, फिर मैं बोल रहा हूं कार्बन और हाइड्रोजन, तब बोलेंगे कि ये समचक्रीय यौगिक है, ठीक है। क्या कहलाएगा? समचक्रीय यौगिक। तो हम लोगों ने समृद्ध श्रृंखला यौगिक देखा, ये बोल रहे हैं कि वे यौगिक या वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से मिलकर क्या करते हो? तो बंद आकृति का निर्माण करते हो और चक्र के रूप में व्यवस्थित हो, तो समृद्ध श्रृंखला कहलाएगा। एरोमेटिक यौगिक ये दो प्रकार के होते हैं, पहला एरोमेटिक यौगिक और दूसरा एलिसाइक्लिक। तो एरोमेटिक को हम लोगों ने क्या किया है? डिस्कशन किया। एरोमेटिक को हम लोगों ने देखा कि इन यौगिकों में एक विशेष प्रकार की क्या होती है? गंध होती है। एरोमेटिक शब्द किससे बना है? तो अंग्रेजी के एरोमा नामक शब्द से बना है। फिर इसमें एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। इसको किसने देखा था? तो सर्वप्रथम केकुले ने देखा। बेंजीन किसका व्युत्पन्न है? तो यानी कि जो हमारे एरोमेटिक है वो किसके व्युत्पन्न है? तो बेंजीन के व्युत्पन्न है। इनके सदस्य कौन है? मुख्य सदस्य तो हमारा बेंजीन है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं।
दो प्रकार के कौन कौन, पहला समचक्री होगा और दूसरा विषम चक्री होगा। समचक्री में हम लोगों ने क्या देखा कि जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन आता हो, दूसरा कोई कंपाउंड्स ना आता हो। इसमें क्या कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य भी आते हैं, हरी बात समझ में। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य भी आते हैं, आप इसे नोट करो, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, उसके बाद हम कल इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, समचक्री यौगिक और विषम चक्री यौगिक को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अभी तक वीडियो में बनने के लिए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में जरूर बताइए कि वीडियो आप जो हम लोगों के द्वारा, मेरी टीम के द्वारा बनाई जा रही है वो कैसी है, ठीक है। कमेंट निश्चित कीजिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर, धन्यवाद।